नया वीडियो मैं 16 तारीख को रिलीज करूंगा, 16 मार्च को। अब से डेली आएगी, क्योंकि पहला आया था फर्स्ट को, फिर आया फिफ्थ को। फिजिक्स की आई थी इसमें, ये तो जीरो वीडियो था। अब अपने को सिलेबस पूरा करना है, तो मैं काफी बीमार चल रहा था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। बट अब मैं बिल्कुल ओके हूँ, और आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री और फाउंडेशनल फिनेस। हम इस पर टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं आज पूरा का पूरा। जो किस्सा होने वाला है, इस पे होने वाला है हिस्ट्री का, है ना। तो जल्दी से क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो कि मेरी वीडियोस आए। ये जो फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ को जो डाला फिजिक्स का 91 व्यूज है, तो अच्छा लगा मुझे। किसी ने पूछा था कि जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए है, तो बिल्कुल अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, क्योंकि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं यहाँ से टॉपिक, यहाँ से। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन में है क्या। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है, लगभग आप लोगों ने सुनी होगी, महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। लेकिन हिस्ट्री, हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री, लगभग उससे भी पहले की हिस्ट्री है। समझ रहे हो। तो ये आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तीन सिविलाइजेशन थे। ठीक है। एक इजिप्शियन, बड़ा फेमस है इजिप्ट का, फराओ वराओ बहुत लोग जानते हैं। दूसरा मेसोपोटामियन, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। और तीसरा जो है वो है हड़प्पा civilization। और ये जो तीसरा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा या मोहनजोदारो, या फिर आपने सुना होगा कि हमारा जो सबसे फेमस सिविलाइजेशन है वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों सेम चीज है। तो ये इंडिया में थी उस टाइम पे। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो है इंडिया में थी। मतलब उस टाइम पे सिर्फ तीन थे, एक इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उनमें से इंडिया में एक था ये। ठीक है। अब इसकी जो वो की थी डिस्कवरी की थी राखल दास बनर्जी ने। और राखल दास बनर्जी जी ने की थी। और जो है ये अभी इंडिया और पाकिस्तान में है, मोस्ट जो पार्ट है उसका पाकिस्तान। और एक नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो ये सोचिए कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से होगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन में बता दूं, ये अपना रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपके पूरे मार्क्स आने की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ठीक है। सिविलाइजेशन हो गया। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है, दूसरा हम जो इस पे बात करेंगे, वैदिक पीरियड पे बात। वैदिक पीरियड, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, ये अपने हिंदुओं में चार वेद है। ठीक है। चार वेद है। और ये जो एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थ, ये जो चारों पीरियड, ये जो चारों वेदों का पीरियड है, इनको हम कलेक्टिवली कह देते हैं वैदिक पीरियड, है ना। ऐसा टाइम जब वेदों की बात होने लगी थी, वेद आने लगे थे। और फिर हम बात करेंगे राइज ऑफ एम्पायर्स, इसकी जस्ट बाद राइज ऑफ एम्पायर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। राइज ऑफ एम्पायर्स में हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है मौर्यन और गुप्ता, यही जितना इम्पोर्टेंट है। हाँ। और 1 अप्रैल से हमारा जो, मतलब एक्चुअल में व्हाइट बोर्ड में जो मैं बनाऊंगा, वो 10th क्लास की और 9th क्लास की एक दिन में वीडियो आने वाली है मेरी। ठीक है। एक दिन 10th की आएगी, एक दिन 9th की आएगी। तो पहले जैसे मंडे है, अज्यूम करो मंडे को मंडे को आएगी मेरी 10th की साइंस की, ट्यूसडे को आएगी तो फिर 9th की साइंस की, वेडनेसडे को आएगी मैथ्स की, फिर थर्सडे को आएगी मैथ्स की 9th 10th, मतलब ऑल्टरनेटिव डे है। तो हमारा इंट्रोडक्शन इतना था कि हम ये सारी चीजें समझेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, राइज ऑफ एम्पायर जिसमें मौर्य और गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे सोशल और पॉलिटिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। सोशल एंड पॉलिटिकल एवोल्यूशंस किस तरीके से हुए उस टाइम पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बन जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो इंट्रोडक्शन तो दे दिया है मैंने। सब्सक्राइब कर लो,
पहले बता रहा हूँ, वही बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। मतलब आप जैसे स्टार्ट करते हो, इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। चाहे आप उसको हड़प्पा कह लो, चाहे आप उसको मोहनजोदारो कह लो, जो मन कर रहा हो वो कह लो। तो ये मतलब उस टाइम की बात है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये जगह भी थे उस टाइम पे, कालीबंगन वगैरह। बहुत ज्यादा टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, कब थी भाई ये पता होना चाहिए ना कि कब थी ये। तो लगभग ये 2500 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई के बीच में थी। अब बीसीई क्या होता है? बीसीई, बिफोर क्रिस्ट एरा। ये मतलब हम बिफोर क्रिस्ट एरा, ठीक है। लेकिन आजकल चलता है बिफोर कॉमन एरा। पहले जैसे ये बीसीई हो गया, पहले चलता था एडी, एनो डोमिनी, बट आजकल चलता है एसीई, आफ्टर कॉमन एरा, है ना। आफ्टर कॉमन एरा। तो बीसीई और एसीई में ये है, बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा। तो लगभग 2500 से लेकर 1900 बीसीई तक ये सारी चीजें चलती हैं। वो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है। जैसे एक तो मैंने नाम में ही लिखा हुआ है, हड़प्पा। हड़प्पा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी था उस टाइम में, हड़प्पा। दूसरा हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सारे के सारे, है ना। स्पेलिंग छोड़ देना, कहीं कहीं स्पेलिंग गलत हो जाता है। तीसरा है धोलावीरा। धोलावीरा तो इंडिया में ही है। ठीक है। उसके अलावा लोथल और कालीबंगन। लोथल और कालीबंगन काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये, और ये सारे नाम आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तब आपको जानने को मिल सकती है। अब ये इतनी फेमस क्यों है, मतलब क्या रीजन है? क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में उस टाइम पर लगभग सिर्फ और सिर्फ तीन ही सिविलाइजेशन थी। जैसे सबसे पहला मैंने बताया था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी। दूसरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और तीसरा जो थी उस टाइम पर इंडस वैली। तो मतलब कहने का ये है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है ना। अब ये किस लिए जानी जाती है? क्योंकि इनमें थी एडवांस्ड सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि मतलब कि आप समझ लो कि आज मैं जहां रहता हूँ दिल्ली के जिस प्लेस में, उससे कई गुना अच्छी थी। ठीक है। उससे कई गुना ज्यादा अच्छी थी। आप ये समझो कि उस टाइम पर रोड्स बिल्कुल ऐसे थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? जैसे आपने कार्टून वगैरह देखे होंगे, जापानीज एनिमेशन देखे होंगे, उनमें देखा होगा ना कि घर और जैसे बने हुए, उस टाइप के बिल्कुल परपेंडिकुलर रोड्स थे। उसके अलावा वहां पर जो नालियां थी, ड्रेनेज सिस्टम था, वो बहुत ही चौकस था भाई, बहुत ही अच्छा था। ठीक है। उसके अलावा यहाँ की स्पेशल बात ये भी थी कि यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो भी बहुत एडवांस लेवल पे थे। वहां पर रोड्स कैसे बनते थे, मैं लिख देता हूं अगर आपको नोट्स चाहिए ये। सिटीज बिल्ट इन ग्रिड पैटर्न। बिल्ट इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में होता था। मतलब कि मतलब कह लो कि टाउन प्लानिंग जैसे कि चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ बनाया गया, वैसे समझ लो और सारी की सारी कैसी रोड्स थी, विद स्ट्रेट रोड्स, यानी कि सीधी सड़कों के साथ थी भाई। ठीक है। फोटो के रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं, इतना भी टेक्नोलॉजी में हाथ माहिर नहीं हुए हैं। ठीक है।
बट मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और अब से मैं कोशिश करता हूँ मेरे डेली वीडियोस आए। उसके अलावा सिटीज की बात कर ली, ड्रेनेज सिस्टम की मैंने बहुत तारीफ की। मतलब आज भी बहुत सारे इंडिया में वैसी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जैसे उस टाइम पर थी। भाई ड्रेनेज सिस्टम ऐसे था, मतलब आज हम ओपन ड्रेनेज सिस्टम में रहते हैं। जहां मैं रहता हूँ वहां पर तो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन मेसोपोटामियंस ने, मेसोपोटामियन सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, एंशियंट इंडियंस ने इस तरीके से किया था कि कवर्ड थे भाई। उनकी ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी? कवर्ड, बिल्कुल ढके हुए थे। और सिटी के दो पार्ट कर रखे थे। एक ऊंचा वाला हिस्सा होता था जिसको कहा जाता था सिटाडल, ठीक है, हिंदी में दुर्ग कहते हैं, दुर्ग। ऊपर वाला पार्ट होता था ये, मतलब पढ़ा है कि मतलब ये अनुष्ठान वगैरह जो पब्लिक रिचुअल्स वगैरह जो होते थे वो सारे करने के लिए होता था, या फिर कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह जो सेलिब्रेट करने होते थे उसके लिए ये जो सिटाडेल है उसका इस्तेमाल होता था। और जो लोअर टाउन होता था उसके लिए वहां पर, मतलब लोअर टाउन में लोग रहा करते थे। लोअर टाउन में लोगों का रहने का मतलब रेजिडेंशियल था वो एरिया। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से उस टाइम पे सिटीज का डिवीजन हुआ पड़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा का सारा जो था वो सिस्टमेटिक वे से बना हुआ था, मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से बना हुआ था। अब मैं ये सिस्टमेटिक वे क्यों टर्म यूज कर रहा हूं, इसका मेन रीजन है कि उस टाइम पर बेक्ड ब्रिक्स का यूज हुआ इसको बनाने में, बेक्ड ब्रिक्स का। सोचिए कि उस टाइम के लोगों में इतनी इंटेलिजेंसी आ गई कि उनको पता है कि बेक्ड ब्रिक्स जो है इतनी मजबूत ही देता है। समझ रहे हो बात को? स्टोरीज में तो कई बार ऐसे मैंने जगह पर पढ़े हैं कि वो पाकिस्तान के लोग इन बेक्ड ब्रिक्स को लेकर अपने घर वगैरह बनाने के लिए भी ले गए थे। अब उनकी खास बात सिर्फ सिटी प्लानिंग तक ही नहीं रह जाती, वहां पर बहुत अच्छी खासी एग्रीकल्चर था, बहुत अच्छे खासे खेत थे, एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल में हमारे पास था, उनके पास वीट, गेहूं उगाते थे, बार्ली, धान उगाते थे वो लोग, मटर और कॉटन की खेती किया करते थे उस टाइम पर। क्योंकि देखो इंडिया जो है काफी फेमस है कॉटन के लिए, तो उस टाइम पे वो लोग कॉटन की ही खेती उस टाइम से ही चलती आ रही है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि सिटी प्लानिंग में ही आगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे वो किसान भी थे, वीट उगाते थे, बार्ली, पी, कॉटन, ये सारी चीजें जो मेन चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, और भी चीजें उगती होंगी लेकिन ये इम्पोर्टेंट थी। और वहां के लोग सिर्फ इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे काम आते थे। वो स्किल्ड क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स थे, क्राफ्टमैन थे, इतनी अच्छी क्राफ्ट बनाते थे। अगर आप कोई आप में से ट्वेल्थ की हिस्ट्री की बुक, एनसीईआरटी की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, आप देखोगे तो उनकी जो मूर्ति कला वगैरह आप देखोगे तो बहुत सुंदर बनाए, और बहुत अच्छे ट्रेडर्स थे वो लोग। मतलब उस टाइम पे ये लोग जो है इजिप्ट और मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे उस टाइम। समझ रहे हो? उस टाइम पे ये लोग इजिप्शियन और मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड किया करते थे उस टाइम। क्योंकि मेसोपोटामियंस की खास बात क्या थी कि भाई वहां पर जो है एग्रीकल्चरल गुड्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद बाकी चीजों के लिए वो बाहर की चीजों पे डिपेंड होते थे। और उनमें से एक जो था वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसपे ये लोग डिपेंड रहा करते थे। कैसे पता चला? पॉइंट्स वगैरह होते हैं भाई पता चलने के लिए, बच्चे पूछ रहे कैसे पता चला। हाँ, उसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ ये तो मैंने बता दिया कि भाई मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड करते थे। और आपको स्पेशल बात बताओ जो आज के टाइम पे इम्पॉसिबल से लग रहा है, पर्शियन गल्फ के साथ, मतलब उस टाइम पे पर्शियन गल्फ रीजन्स में भी हमारी ट्रेडिंग होती थी। कॉइन्स वगैरह मतलब जो उस टाइम पे यूज होता था उस टाइम पे मिला है। तो लोथल जो था, लोथल गुजरात में, लोथल वो हमारा इम्पोर्टेंट पोर्ट था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था वहां पर। वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट और डॉकयार्ड था। समझ रहे हो आप बात को कि मतलब हम कितने आगे चल रहे थे उस टाइम पे, टाइम से। इतनी बात अगर नॉर्मली समझ में आ गई तो सब्सक्राइब
ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया शहर कैसे बर्बाद हो गया भाई? कैसे? मतलब हाँ, कैसे? जहां पर सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ था, वो शहर लगभग 1900 बीसीई को डिक्लाइन होना शुरू होता है। अब रीजन अनसर्टेन है, तो हम सारी की सारी चीजें जो है पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। पॉसिबिलिटीज मतलब प्रायिकता, मतलब यही बात हुई होगी। हम बस एक गैस लगा रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीजन था उसका, वो ये है कि क्लाइमेटिक चेंज हो गया होगा। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर बाढ़ आ गई होगी, फ्लड। एक तो ये हो गया, या फिर सरस्वती रिवर जो है वो ड्राई अप हो गई। सरस्वती रिवर ड्राई। अब इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती है कि भाई सरस्वती रिवर का तो आपने कभी भी नाम सुना होगा, मूवी भी है ये, गंगा जमुना सरस्वती। ये जमुना नहीं होता, वैसे तो यमुना होता है थोड़ा। सरस, ठीक है। अब गंगा और यमुना को तो हम सब ने देखा है, लेकिन सरस्वती को नहीं देखा। तो जब हम वैदिक टाइम के बारे में बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वेदों में मेंशन किया हुआ है सरस्वती रिवर। बट हमने यही बात कही कि शायद सूख गया हो। ठीक है। तो सरस्वती रिवर हुआ करती थी, जो शायद अब सूख गई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि डिक्लिनेशन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और हो सकता है कि भाई नदियों ने रास्ता चेंज कर दिया हो। शिफ्टिंग रिवर सिस्टम, क्योंकि ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये बहुत बार होता है। ठीक है। अब ये होता कैसे, जैसे कि यहाँ पर इस साइड में देखो, लेफ्ट साइड में ये नदियां हैं। ऐसे करते करते एक टाइम को ये यहाँ से, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से चोक करके मतलब टच हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से नदियां मिल चुकी होगी। ठीक है। और लास्ट पॉसिबिलिटी जिस पर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बट उनमें से एक और पॉसिबिलिटी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो इट कुड बी, रीजन कुड बी एनीथिंग, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन डिक्लिनेशन के बहुत सारे रीजंस यही हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आ गया, सब्सक्राइब। अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड, ये इस पर हम बात करेंगे। जैसे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया है, वैदिक पीरियड भी हमारा 1500 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, से 600 बीसीई तक रहा है। अब जो नॉलेज आई है, मतलब जो भी नॉलेज है आज के टाइम की, साइंस ले लो, या आज के टाइम की मेडिसिन ले लो, मेडिकल ले लो, या आज के टाइम पे सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, या आज के टाइम पे एस्ट्रोनॉमी, ये सारी की सारी नॉलेज कहाँ से आई भाई? एस्ट्रोनॉमी, ये सारी की सारी नॉलेज जो आई है वो आई है वेदास। नॉलेज कम्स मेनली फ्रॉम वेदास। ये वेदास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारे पास चार वेद हैं, और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेदा। ठीक है। ऋग्वेदा उस टाइम पे सबसे पुराना वेद माना जाता था। ठीक है। ऋग्वेदा के बाद और तीन वेद हैं, यजुर्वेद, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, अर्थवेद, अर्थवेद, सामवेद। मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा, लेकिन आपको जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पुराना जो था ऋग्वेदा था। और ये पास ऑन होती थी, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती थी। कैसे? ओरली। सोचो, सारी चीजों को कंठस्थ करके, यानी याद करके पास किया जाता था। ठीक है। अब ऋग्वेद जो है सबसे ज्यादा पुराना है, तो मैं लिख देता हूं, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है। अब सोसाइटीज भी ट्राइबल से कॉम्प्लेक्स एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में इसी टाइम पे आया है।
तो मेनली इस टाइम पे जब ऋग्वेदा की बात कर रहे हैं, यानी कि अर्ली, इस पीरियड को कहा जाता है अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी की स्पेशलिटी क्या है भाई? अर्ली वैदिक सोसाइटी की स्पेशलिटी ये है कि पेस्टोरल इकोनॉमी थी। ठीक है, पेस्टोरल इकोनॉमी। अब ये पेस्टोरल इकोनॉमी क्या होता है भाई? पेस्टोरल इकोनॉमी, अरे इकोनॉमी का नॉर्मल मतलब समझते हो, ECONOM। अरे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। तो पेस्टोरल यानी कि जो ये लोग कैटल पालते थे, इससे ही इनकी इकोनॉमी देखी जाती थी। आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि किसके पास कितनी लैम्बोर्गिनी है, कितनी आ, घर है, कितने फ्लैट्स हैं, अब कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखी जाती है। उस टाइम पे किसके पास 4 बकरियां हैं भाई, ये 6 बकरी वाले से ज्यादा अमीर है। मतलब भेड़ बकरियां जो थी वो ही देखी जाती थी, और यही उनका मेन वेल्थ होता था। मतलब अमीर वही होगा जिसके पास भेड़ बकरी होगी ज्यादा, कैटल्स होंगे ज्यादा। ठीक है, तो उस टाइम पर जो ट्राइबल पॉलिटिकल यूनिट्स थे, मेनली लोग ग्रुप्स में रहा करते थे, तो उसी को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ट्राइबल पॉलिटिकल यूनिट्स, जिसको कहा जाता था जन। अगली वीडियो जो है वो फिजिक्स की होगी, तो उसके लिए कल तैयार रहिएगा। आज तो हिस्ट्री के बाद कल फिजिक्स के लिए तैयार रहेगी। तो उसको क्या कहा जाता था? ट्राइबल पॉलिटिकल यूनिट को कहा जाता था जन। हिंदी में लिख देता हूँ, जन। ठीक है, जन कहा जाता था। और जो इनका हेड होता था, जन का एक बंदा जो हेड होता था, उस मतलब किंग होता था, उसको क्या कहा जाता था? राजन। राजन, यानी हिंदी में राजन। हाँ, राजन। राजन मीन्स द किंग ऑफ द जन। ठीक है, और जो असेंबलीज होती थी, जैसे मतलब किंग होता था, उसके आस साथ थोड़े बहुत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, तो असेंबली बनती थी। किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते होंगे, एडवाइजर वगैरह जो है, ये लोग होते होंगे। तो इनको जो कहा जाता था, मतलब इस मीटिंग को जो कहा जाता था, ये असेंबली को कहा जाता था, उसको कहा जाता था सभा एंड समिति। सभा एंड समिति, हिंदी में भी लिख दूं क्या भाई? सभा और समिति, ये होता था अपना उस टाइम पे बैठकें जो चलती थी। ठीक है, ये तो अपना अर्ली वैदिक पीरियड था। ठीक है, लेकिन धीरे 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 करके अर्ली से अब लेटर वैदिक पीरियड आने लगा। अब उसमें क्या होने लगा कि जो पशुपालन, यानी कि जानवरों को पालना सबसे इंपॉर्टेंट होता था, अब थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी की तरफ। एग्रीकल्चरल डोमिनेंट सोसाइटी, कहने का मतलब ये है कि अब लोग खेती बाड़ी पे ज्यादा भरोसा करने लगे। ठीक है, पहले मतलब अभी यही इंपॉर्टेंट था कि किसके पास कितना जानवर है, लेकिन अब ये लोग एग्रीकल्चर बेस्ड होने लगे थे। मतलब अब जानवरों के साथ ये लोग खाना पीना उगाना भी शुरू कर चुके थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो किंगडम्स थे, यानी कि जो जना था, वो पहले छोटे छोटे लोगों का ग्रुप होता था, लेकिन अब इन्होंने एक्सपेंड करना, एक सेकेंड, अब इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े किंगडम्स बनाने लगे। ठीक है, किंगडम्स बनाने लगे और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखते थे, और किंगडम्स और स्ट्रॉन्ग मोनार्की होने लगी इनकी, है ना। अब मतलब अब ये टाइम आ चुका था कि भाई अब तो बड़ा बड़ा देश वेश चाहिए। ठीक है, अब इसी टाइम पर जो है आयरन टूल्स यूज होने लगे। इस टाइम पर ही आयरन के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल होने लग गए थे। ठीक है, आयरन टूल्स यूज होने लग गए थे, है ना। तो इतना समझने के बाद अब सोशल जो स्ट्रक्चर था, वो थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर कैसा हो गया था भाई? कॉम्प्लेक्स हो गया था और हायरार्कियल हो गया था। आप अभी समझो कि कॉम्प्लेक्स हो गया था, थोड़ा सा मुश्किल चीजें हैं, सोसाइटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, है ना। सोसाइटी बिकेम कॉम्प्लेक्स। अब सोसाइटीज बिकेम कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कि भाई सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे जो पहला पार्ट होता था, वो होते थे ब्राह्मण्स।
ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, ये भाई, ये सबसे ऊपर कास्ट के लोग। फिर हैं क्षत्रियस, क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास। मतलब चार आपने ग्रुप याद कर लेनी है। हम्म। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास में ग्रुप को बांट दिया। मतलब जो उस टाइम पे सोसाइटी थी उनको वर्ण में बांट दिया, और इन्हीं को वर्ण कहा जाता था। सोसाइटी चार वर्ण में डिवाइड हो गई थी, वर्णास। ठीक है, चार वर्ण में डिवाइड हो गई थी। अब ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे। ये होते थे पृष्ठ, पुजारी लोग होते थे अपना, पृष्ठ एंड स्कॉलर्स। और इनके पास पढ़ने का और पढ़ाने का अधिकार होता था। मतलब भिक्षा भिक्षा मांग के ये लोग खाते थे। अच्छी खासी लाइफ भी होती थी, बढ़िया। मतलब राजघराने में चले गए तब भी बहुत अच्छा। ब्राह्मण सबसे टॉप पे होते थे। ठीक है, हिंदुओं में सबसे टॉप में होते थे वर्ण सिस्टम में। क्षत्रिय जो होते थे वो रूलर्स होते थे और वॉरियर्स होते थे। मतलब इनका काम है कि भाई तुम शहरों की हिफाजत करो, यहाँ के लोगों की भलाई करो, न्याय करने का काम जो है क्षत्रिय का होता था। ये सेकेंडरी, मतलब सेकंड टॉप आ जाएगा। सेकंड टॉप में आने के बाद वैश्यस, वैश्यस का काम होता था कि पूरी इकोनॉमिक्स इनके ऊपर होती थी। और जो ट्रेडिंग वगैरह है, ट्रेडर्स और जो फार्मर्स थे, वो लगभग इसमें आते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, कि इकोनॉमिक्स चलाने का काम तुम्हारे ऊपर है, वैश्यस के ऊपर है। शूद्र जो होते थे सबसे डाउन टू अर्थ बंदे होते थे, इनका काम होता था सर्वेंट और लेबरर्स का। ठीक है, ये काम होता था। मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग जो टॉप थ्री है ना, ऊपर से तीनों, इन तीनों की सेवा करने का काम होता था शूद्रास का है। बट ऐसा कुछ नहीं था कि उस टाइम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का सिस्टम था, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है ना। बहुत सही। मतलब ये, मतलब बस ऑक्यूपेशनल के लिए, मतलब वैदिक वर्ण सिस्टम में बांट दिया था कि भाई ऑक्यूपेशन के हिसाब से इनको ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आती थी इसको। मतलब अब देखो, इससे क्या होता था, कई बार डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी, मतलब ऐसा लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यही सारी चीजें होता था। तो इसी वजह से डिफरेंट आइडियोलॉजी भी इस टाइम पे धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी, और ये इसी पर्सपेक्टिव की वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का आना शुरू हुआ। बुद्धिज्म और जैनिज्म लगभग सुनने में और देखने में भी, मतलब मुझे तो ये सेम ही लगते हैं, लेकिन होते डिफरेंट है। बुद्धिज्म और जैनिज्म आने लगे थे जो लगभग इस हायरार्कियल सिस्टम से, या जो हमने ऊपर ऑर्डर पे बात की थी, उसको थोड़ा सा मानते नहीं थे। वो कहते थे कि भाई हर कोई भगवान का बच्चा है, तो हर कोई इक्वल है। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो शुरुआत हुई अराउंड 6th सेंचुरी बीसीई में हुई। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसीई में हुई है। तो ऐसे कुछ खाया नहीं है, एक बाइट ले लेता हूँ। हम्म। अब ये किस लिए बना, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि ये एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। वो था रिजिड कास्ट सिस्टम, रिजिड कास्ट सिस्टम। अब ये जो ऊपर वर्ण सिस्टम है, वो उसमें ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के कास्ट सिस्टम थे, और उनके जो रिचुअल्स थे उनके अगेंस्ट थे ये, कि भाई ये गलत है। ये कास्ट सिस्टम और जो है रिचुअल्स जो है वो गलत है। अब इन्होंने ध्यान किस पे दिया कि नहीं, यहाँ पर हर कोई बराबर है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, हर कोई जब बराबर है तो उन्होंने ध्यान दिया मोरालिटी पे। ठीक है, मोरल वैल्यू पे ध्यान दिया, डिसिप्लिन पे ध्यान दिया, और स्पिरिचुअल लिबरेशन पे ध्यान, डिसिप्लिन पे ध्यान दिया, और स्पिरिचुअल लिबरेशन पे ध्यान दिया, स्पिरिचुअल लिबरेशन पे ध्यान दिया। बहुत सारी आप ऐसे स्टोरीज पढ़ोगे कि भाई इनमें अलग अलग, जैसे कि बुद्ध की तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो किस्सा गौतमी वाली स्टोरी है। किस्सा गौतमी है। जैनिज्म की भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी, मतलब मुझे बुद्धिज्म जैनिज्म, बाद में तो ये भी है कि हिंदुओं में कहा गया कि कृष्ण अवतार हैं, अलग अलग तरीके से कहा गया। तो दो रिफॉर्मर्स थे, बुद्धा और महावीरा। ठीक है, बुद्धा जो थे, उन्होंने जो शुरू किया वो था बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। और महावीरा ने वैसे स्टार्ट तो नहीं किया था जैनिज्म, बट सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ऋषभदेव ने स्टार्ट किया था। महावीरा जैनिज्म से लिंक थे, उनके तीर्थकार थे, मतलब उनके गुरु टाइप के, आप समझ सकते हो, लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। अब बुद्धा की जो टॉप टीचिंग्स यही थी कि भाई आ, तुम जो है हमेशा सच बोलो, ट्रुथ। किसी भी सिचुएशन पे तुम सच बोलो हमेशा। ठीक है, ट्रुथ। उसके अलावा
डिजायर जो है वो कॉज ऑफ सफरिंग है, मतलब इच्छा जो है ये नॉर्मली है ना, मोह माया, ये हमारी परेशानी का मेन रीजन है, यही है। तो तुम इसकी वजह से तुम किस दर जाओ, तुम जाओ भाई साल्वेशन की तरफ जाओ, तुम निर्वण की तरफ जाओ। तो मतलब इस तरीके से कि भगवान की प्राप्ति मतलब ये सच्चाई पे रह के और अपनी मोह माया को छोड़ के निर्वन की तरफ जाके ही हो सकता है। ठीक है, यही सारे। तो महावीरा के टीचिंग जो थे वो भी, अब स्टार्ट तो किया था ऋषभ देव ने, लेकिन ये 24th जो थे तीर्थकार थे, मतलब आप मैसेंजर समझ लो, या फिर आप ऐसा समझ लो कि ये गुरु थे वैसे। ठीक है, इनके 5 प्रिंसिपल थे कि अहिंसा, सबसे पहले भाई अहिंसा, क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, यही। दूसरी थी भाई सत्य, ट्रुथ, सच बोलो लगभग, और अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचार्य, चार्य और अपरिग्रह, और अपरिग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अपरिग्रह मतलब हमें सबकी पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। यही सारी चीजें दोनों में लगभग कॉमन ही है, यही सारी चीजें दोनों में है। और इन्होंने स्पिरिचुअल प्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया है ना। यही यहीं से थोड़ा सा अब हम शिफ्ट होते हैं थोड़े बहुत एम्पायर्स, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों ही। चाहे आप महावीरा की बात करें, चाहे आप बुद्ध की बात करें। बुद्ध की तो मैंने बहुत स्टोरी सुनी है, बहुत फेमस स्टोरी सुनी है। इस पॉइंट पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब अपने उन्हें बात करेंगे मौर्यन एम्पायर्स की। देव, पेन चल नहीं रहा। मौर्यन एम्पायर्स की। अब मैं मतलब आप समझ रहे होगे कि क्या फायदा कि ऐसे लिख रहे हो, कुछ समझ तो नहीं आ रहा। अब ये है कि आपके अगर मतलब वीडियो टाइप का नहीं है, फिर भी अगर आप बस देख लोगे तो आपको समझ में आना शुरू होता है। ठीक है, लगभग मौर्य एम्पायर से भी पहले बहुत सारे एम्पायर थे, नंदवन थे, लेकिन इनको जो है सबसे पहला ही जो है ये माना जाता है मौर्यंस को, जिसने यूनिफाई किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। भाई साहब दहेज में तजाकिस्तान मिला था, अफगानिस्तान मिला था, और क्या चाहिए है। तो इसीलिए फेमस है ये मौर्यंस। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत हिस्टोरिक तरीका है, आप लोगों ने सुना होगा चाणक्य की स्टोरी जो थी वो बहुत फेमस है। जब हम डिटेल में बात करेंगे किसी दिन तब बात करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट राजा थे, दो ही राजा फेमस हुए हैं इसमें, टॉप 3 समझ लो, तो क्यों बोलो टॉप 3, इनके बेटे और इनका पोता जो था यही फेमस हुए। हाँ, यानी कि इनके बाद बिंदुसार और इनके बाद अशोक, अशोक के बेटे बेटे जो है वो चले गए थे बुद्धिज्म को प्रमोट करने। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 321 BC में जाकर राजा बनते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, और अपनी जो है कैपिटल बनाते हैं पाटलिपुत्र, जहां से खान सर है। हाँ, पाटलिपुत्र बोले तो नाउडेस पटना। कोई पूछे ना बिहार में क्या है तो आइए ना हमारा बिहार में, फिर बताते हैं क्या है बिहार। समझ रहे हो, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इनकी जो एडवाइजर थे, एडवाइजर क्या था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को जो उसने समझाया था कि कैसे तुम्हें राजकाज करना है, जो माँ बाप था ना उस किंगडम का, मौर्य एम्पायर का, वो थे चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य, कुछ भी नाम के ले लो। भाई साहब उस टाइम की इकोनॉमिक्स इनके हाथ लिखी हुई है, अर्थशास्त्र, सारा सिस्टम पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक देश चलता था उस टाइम, है ना, किस तरीके से उस टाइम पे ये देश चलता था। तो एडवाइजर कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, मतलब राजा इनके पूछे बगैर कुछ नहीं करता था। शादी भी इनसे पूछी करी थी कि भाई सेल्यूकस की निकटर की बेटी कब हुआ है, कर लूं शादी, तो कर ले, मतलब इनके सलाह के बगैर कुछ नहीं होता था। इतने इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। इन्होंने नींव रखवाई थी। तो चंद्रगुप्त के बेटे बने, बैठे हुए बिंदुसार। और बिंदुसार के जो बेटे थे वो दो काफी फेमस थे, एक तो सुशील था और एक अशोक था। ठीक है,
द ग्रेट अशोका। मतलब इनमें ही दो जो है वही लायक बच्चे थे जो कुछ कर सकते थे, और उनमें से अशोक ज्यादा लायक निकल गया कि भाई साहब सबको निपटा उपटा के जो है किंग बन गया। और ये ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। अभी ग्रेटेस्ट बनने के लिए भाई ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम जीन्स। कहने का मतलब यह है कि इनके खून में ही ऐसा था। पहले राजा बन गए हैं, ठीक है, ये पहले राजा बन गए, उसके बाद इनका मतलब वो हुआ जो राज तिलक वगैरह होता है, समझे, इसलिए बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। लेकिन बड़े क्रूअल थे भाई, मार पीट करके उधेड़ बुन कर देते थे। लेकिन एक बार कलिंग, आज की जो उड़ीसा है, कलिंग, नाउ डेज ओडिशा, उनसे एक बार लड़ाई हुई। लगभग डेली 1 लाख लोग निपटते थे। 1 लाख के हिसाब किताब से लोग मर रहे हैं, इनके दिल में भाव क्यों मर रहे हैं यार? कोई किसी का भाई है, बाप है, ये सारी चीजें हुई। तो ये जो कलिंग वॉर था, इस क्रुअल्टी का जो खत्म होना था, वो कलिंग वॉर में। बट एक राजा है ना, तो राजा का काम है लड़ाई। कलिंग वॉर से उनका पीओवी जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया, और वो चले गए बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की तरफ चले गए, है ना। बुद्धिज्म बन गए अब बिल्कुल शांत मन, कोई क्रुअल्टी नहीं। दो चीजें थी, पीस और वेलफेयर पॉलिसीज। भाई साहब ऐसा राजा लालटेन लेके ढूंढोगे फिर भी बिहार वालों को नहीं मिलता। लेकिन राजा तब तक राजा होता है जब तक वो लड़ाई कर रहा है, अपनी यहाँ की चीजों को बचा रहा है। लेकिन अशोक फेमस था क्योंकि वो इतना चेंज हुआ, तो उसने अपना धम्म स्टार्ट किया। अशोक के धम्म यानी कि उसने कुछ मोरल कोड वगैरह बनाए, ठीक है, मोरल कोड और एथिकल गवर्नेंस। भाई दया इतनी ज्यादा आ गई ना बंदे में, कीड़े मकोड़ों को भी मारने से मना है। नॉन वायलेंस, कोई भी वायलेंस नहीं भाई, वायलेंस ही नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा। रिलीजियस टॉलरेंस, तुम किसी भी रिलीजन को अपना लो, है ना। रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से मुझे अकबर भी अच्छा लगता है। ये सेम पॉलिसी अकबर में ही थी, रिलीजियस टॉलरेंस की। रिस्पेक्ट एल्डर्स, भाई अपने बड़ों से ही तमीज में पेश आओगे तो बढ़िया रहेगा। उस टाइम पे यही होगी। और कंपैशन देना स्टार्ट करें, मतलब बढ़िया, इतना दिल पिघल गया ना इस युद्ध के बाद इसका, तो क्या बताऊं। ठीक है, और इसका मेन काम था कि हार्मोनी मेंटेन करना एम्पायर में, टू मेंटेन हार्मोनी इन द एम्पायर, और कुछ नहीं। मार पिटाई, अरे है, ये कौन सी गंदी बातें कर रहे हो? अशोक के धम्म में इन चारों चीजों में टिकी हुई। फिर अशोक के पिलर्स जो है वो मिलते हैं उनके मैसेजेस के साथ। मतलब अशोक सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, और इसी इंपॉर्टेंस के साथ ही हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाए। समझे? सब्सक्राइब करना। अब अशोक राजा ऐसा था कि जैसे ही पत्थर वगैरह होते थे, उसपे कार्विंग करवाई अपने मैसेजेस को, ठीक है। मैसेजेस को कार करवाया उन्होंने, किसमें? रॉक्स और स्टोन्स में। सांची स्तूप नाम सुना होगा, 50 रुपए के नोट में देख लेना, उन्होंने वहां पर अपने मैसेजेस वगैरह लगाए थे। तो उनकी जो लैंग्वेज रही थी उस टाइम पे, वो यूज करते थे प्राकृत और ब्राह्मी। प्राकृत और ब्राह्मी, ये पढ़ने का किताब जाता है जैन्स प्रिंसेप को, जिसने अशोक के बारे में पढ़ा था, है ना। प्रियदर्शी भी कहते थे अशोक को। मेरी एक स्टूडेंट थी इसी साल 12th में, भावना, तो उसको बड़ा पसंद था ये चैप्टर, प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी 12th में आते हैं। तो वो प्रियदर्शी जो है वो प्यारा राजा अशोक को मेंशन करते हैं। बहुत प्यारी बच्ची थी मेरी भावना, काफी है, और आगे बहुत अच्छा करे। तो प्राकृतिक लैंग्वेज में और ब्राह्मी में लिखी हुई थी, जिसको पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। और अपने धम्म से पूरे दुनिया भर में इस मैसेज को फैलाया। लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक इज इंडियन नेशनल एम्पलम। देखा होगा ना आप लोगों ने, आईएएस वगैरह जब बन जाओगे, बड़े ऑफिसर बन जाओगे, तो अशोक का जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोक जो आपको दिखेगा वो अशोक है। लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, सॉरी।
कैपिटल ऑफ। आज के लिए ही इतना ही। अब अगला चैप्टर जो होगा हमारा अगले वीडियो में आएगा। फिर आर वीडियो नंबर 3 जो है वो फिजिक्स का आएगा। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना और सब्सक्राइब कर लो, अगर डेली वीडियो आने ही वाली है। मैं नहीं आए तो मैं अपनी उंगली काट लूंगा ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। रात के 12:30 बजे शूट कर रहा हूँ, तो कल डाल पाऊंगा, मतलब आप देखोगे तो आज डाल पाऊंगा। ठीक है, अगले दिन भी सेम रूटीन रहेगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, और जितना सब्सक्राइब कर सको करो। एनडीए कंप्लीट करनी है, स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं करी ना, चलो ठीक है।